मैं भवानी शंकर शर्मा फिर से एक बार आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? विगत कक्षाओं में हमारी जो चर्चा निरंतर चलती आ रही है, मैं आशा करता हूं आप उस सार्थक चर्चा को आपने पढ़ा होगा, उस शिक्षण को आपने आत्मसात किया होगा। साथियों, अभी तक हमने जो चर्चा की थी माहेश्वर सूत्रों की, उसके बाद में हमने वर्ण विचार की चर्चा की, वर्णमाला की चर्चा की। उस वर्णमाला के भेद कितने हैं, स्वर व्यंजन कितने हैं, कितने स्वर माने गए हैं। उसके बाद में हमारी विगत कक्षा में चर्चा हुई थी प्रयत्न और यत्न की चर्चा। आज इसी ही क्रम में हम बात करने जा रहे हैं उच्चारण स्थानों की। साथियों, हम उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे। और हमारा अध्यय क्या है, हमारी पिछली क्लास में भी चर्चा हो चुकी थी। मैं बार बार कहता हूँ, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी। मन में ये विश्वास लिए हम होंगे कामयाब। दृढ़ विश्वास है हमें। साथियों, हमें रुकना नहीं है ना, हमें चलता रहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक सो मत। साथियों, हम सब शिक्षक हैं, हम सपने देखते हैं। सपने जो देखता है उसके सपने साकार होते हैं। हमें सपने साकार करने से पहले सपने देखने होंगे और उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी। और आपके इस मेहनत में सबसे बड़ा सहयोगी मैं हूँगा। साथियों, आज हम इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम जाग जाएं, हम सोए हुए नहीं रहें। हम समय की नजाकत को समझें। समय की नजाकत को समझेंगे तो समय हमारे को समझेगा। सबसे बड़ा व्यक्ति का कोई बड़ा नहीं होता। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तो ये कहा गया तुलसीदास जी ने, इंसान का बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा समय ताकत किस में है? समय में है। समय की ताकत को पहचानिए साथियों और उड़ जाइए। अब आप लोगों की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 सबकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ये रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र में हम योद्धा हैं और योद्धा कभी भी पराजित नहीं होना चाहिए साथियों। इसलिए अब रणभेरियां बच चुकी है। अब सोए हुए मत रहिए, अब कठोर मेहनत करिए। हम होंगे कामयाब। अब की बार 2022 के अंदर हमें कामयाब होना है। हमारा मिशन पूरा होना चाहिए। आप लोग याद करेंगे कि हमारी कामयाबी में एक शख्स ने बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमारे लिए कार्य किया। वो शख्स है भवानी शंकर शर्मा। आप लोगों के साथ रहेगा। साथियों, मुझे आप लोगों के इससे सफलता को, इस मंजिल तक पहुंचाने में मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल निस्वार्थ निःशुल्क भाव से आपकी सेवा की जाएगी साथियों। चलो, अब हम आज के शिक्षण बिंदु की बात करते हैं और इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि इसमें एक भी अंक हमारा, इसमें कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो, क्योंकि हमारा पूरे सिलेबस को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि पूरे में से पूरे अंक हमें कैसे प्राप्त हो। क्योंकि संस्कृत दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सरल भाषा है, सर्वाधिक अंकदात्री भाषा है साथियों। अमृतवाणी है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे यह लोक और परलोक दोनों ही हमारे सफल हो जाएंगे साथियों। इसलिए यह हमारे गर्व के विषय है कि आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सबसे वैज्ञानिक भाषा हम पढ़ रहे हैं, सबसे प्यारी भाषा हम पढ़ रहे हैं, सबसे सरल और सुबोध भाषा हम पढ़ रहे हैं साथियों। संस्कृत कोई कठिन नहीं है। संस्कृत को अध्ययन और अध्यापन का तरीका यदि हमारे लिए सही हो तो ये हमारे लिए क्या है? आसान से आसान भाषा है, सबसे ज़्यादा अंकदात्री भाषा है। इस भाषा के माध्यम से हम अपना भविष्य बनाएंगे साथियों, और भविष्य बना के हम संस्कृत माता की सेवा करेंगे। मेरा अध्यय क्या है? मेरा जो जीवन है, संस्कृताय पाठनम संस्कृताय जीवनम। संस्कृत के लिए पढ़ाना और संस्कृत के लिए जीवन। भवतु न समर्पणम। हमारा समर्पण किसके लिए है? संस्कृत के लिए है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है उच्चारण स्थानानि। हमारा जो पाठ्य बिंदु क्या है?
उच्चारण स्थानानि। किसकी बात करेंगे हम? उच्चारण स्थानों की बात करेंगे साथियों। उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थान क्या है? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान निर्धारित है। कौन सा वर्ण कहां से बोला जाना है ये सबसे पहले से तय है। और आज हम साथियों देखते हैं बड़ी विसंगति है हमारे, आप लोग परीक्षार्थियों के क्या बात, हमारे काफी सारे सुधी विद्वान विदुषियों को बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कौन सा वर्ण कहाँ से बोले, उनके उच्चारण में बड़ी सारी समस्याएं होती है। वो इसलिए कि हमने कभी इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा नहीं, आत्मसात नहीं किया। इसलिए हम पढ़ें, आत्मसात करें, कल आने वाला बच्चा इससे वंचित नहीं हो। हम सीखेंगे, हमारे में प्रकाश होगा तो हम प्रकाश दे पाएंगे साथियों। जिस दीपक में स्वयं में प्रकाश नहीं है वो दूसरों को क्या प्रकाश देगा। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे और आत्मसात करके सफल होंगे और सफल होकर नई पीढ़ी को हम राह दिखाएंगे। उच्चारण स्थानानि संस्कृत में या प्रत्येक भाषा में, हिंदी में भी देख लीजिए, संस्कृत में देख लीजिए, प्रत्येक वर्णों का कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होगा, उच्चारण स्थान पहले से निर्धारित है। संस्कृत भाषा में प्रत्येक वर्ण के लिए कितने उच्चारण स्थान निर्धारित हैं? 8 उच्चारण स्थान निर्धारित हैं साथियों। संस्कृत भाषायां कति उच्चारण स्थानानि सन्ति? कति उच्चारण स्थानानि सन्ति? 7, 8, 9, 10। जवाब क्या होगा? 8। साथियों, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गाइडों में, बहुत सारे विद्वान साथियों ने बहुत सारे डाटा गलत दे रखे हैं। कई जगह 7, कई जगह 11, कई जगह 13, ये भ्रामक चीजें दे रखी है। इससे परीक्षार्थी भ्रमित होता है मुझे करना क्या है, जबकि ये स्पष्ट है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। ये प्रश्न ग्रेड 2 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। उच्चारण स्थानानि सन्ति, वहां था 7, 9, 10, 11। तो वहां पे उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा क्योंकि ये चारों ही विकल्प सही नहीं है। उच्चारण स्थानानि कति सन्ति? 8। इसका एकमात्र जवाब है और हम इसको भ्रमित कर देते हैं 7, कोई 8, कोई 9, कोई 11, कोई 13 बता के। इसलिए साथियों, हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम वो पढ़ेंगे जो सटीक है और जो सही है। हम भ्रामक विषय वस्तुओं को नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है, पाणिनीय शिक्षा में इसके संदर्भ में श्लोक दे रखा है। क्या श्लोक दे रखा है? 8 स्थानानि वर्णानाम, 8 स्थानानि वर्णानाम, 8 स्थानानि वर्णानाम कंठ शिरस्, 8 स्थानानि वर्णानाम मूरः कंठ शिरस्तथा जीवामूल चे दंताश्चे नासिका ओष्ठौ चे तालु चे। ये कहाँ पे है ये श्लोक? ये कहाँ पे दिया हुआ है? पाणिनीय शिक्षा में। क्या कहा गया है? 8 स्थानानि, कितने स्थान हैं? साफ कहा है, कोई संदेह नहीं है। 8 स्थानानि, कितने स्थान है? 8 स्थान है। वर्णानाम, किनका? वर्णों के उच्चारण के। कौन कौन से? उर है, उर, कंठ है, कंठ, सिर है, सिर, तथा जिह्वामूल, दंत। कौन कौन से 8 स्थान है साथियों? उर है, कंठ है, सिर है, जिह्वामूल, दंत, नासिका और ओष्ठ। और तालु। कुल कितने हैं? 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? उरह है, उरह को हम काकल कहते हैं, कागड़ी कह दो लोकल लैंग्वेज में। और कंठ, सिरह है, सिरह कह दीजिए या इसको मुर्दा कह दीजिए। तालु, ओष्ठ, दंत, नासिका और जीवामूल। वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति? 8। निम्नलिखितु उच्चारण स्थानम अस्ति और उच्चारण स्थानम नास्ति। ये प्रश्न पूछा जाएगा, हम इनको याद कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। उर है, कंठ है, सिर है, तालु, ओष्ठ है और दंत है और नासिका। नासिका के बाद में क्या साथियों? जिह्वामूल। एतेषां कर्म है निश्चिता है नास्ति, एतेषां संख्या निश्चिता अस्ति।
हम इनको आत्मसात करेंगे, कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं, कितने उच्चारण स्थान हैं। तो हमारी ये बात क्लियर हो चुकी होगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। कति उच्चारण स्थानानि, अष्ट उच्चारण स्थानानि। कानि कानि, तो उरः, कंठः, शिरः, तालु, ओष्ठः, दन्तः, नासिका, जिह्वामूल। अब इसमें हमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? हमें पहला हम सूत्र पढ़ रहे हैं। कौन सा सूत्र हमने हमारे सामने है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। यहाँ पर आपको वर्ण देके उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। वर्ण देके पूछ लेते हैं इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या उच्चारण स्थान देके आपको वर्ण पूछ लिया जाता है, या वर्ण उच्चारण स्थानों की संख्या आपको पूछ ली जाती है। साथियों, कैसे भी पूछें, हमें विषय यदि स्पष्ट है तो हम जवाब सहजता से दे देंगे, आसानी से हम जवाब दे पाएंगे। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। यहाँ ए का मतलब क्या है? यहाँ पर ए का अर्थ क्या है साथियों? यहाँ पर ए, आ और आ, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। बहुत बार मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूँ। काफी सारे साथियों का ये होता कि सर हमने तो कभी ए का अर्थ उच्चारण स्थानों में ए, आ और आ, पलुत, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत कभी ह्रस्व दीर्घ सुना है, पलुत हमने कभी नहीं सुना। ए और आ ही सुना है। आ, ये पलुत स्वर हमने नहीं सुना, या कभी हमने किताबों में नहीं पढ़ा। साथियों, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हम नई जानकारी लें, जो नहीं पढ़ी वो पढ़े और हम सही पढ़े। ये पूरी तरह से सटीक और सही है कि अकुह विसर्जनीयानाम में एक के कितने अर्थ हैं। ए का मतलब क्या है? यहाँ पर ए, आ, कितने? 3, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। अब ये सही है साथियों, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, कहीं आप भ्रमित नहीं हो जाए कि पलुत आ नहीं होता, या पलुत स्वर उच्चारण स्थानों में गिना नहीं जाता, गिना जाएगा यहाँ पे। और कु का मतलब क्या है? कु का अर्थ है यहाँ पर कवर्ग। कवर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण। क, ख, ग, घ, अंग। कितने? क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पे अंग, इस वर्ण कितने वर्ण कवर का? 5 वर्ण। और क्या है? और क्या? विसर्ग। इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? इन एतेषाम उच्चारणम कस्मात् उच्चारण स्थानात् भवति। इनका उच्चारण किस उच्चारण स्थान से होता है? तो हमने क्या कहा? कंठ है। किससे होता है? कंठ से होता है। अब ये जो कवर्ग का जो 5वां वर्ण है, इसके कितने उच्चारण स्थान है? इसके 2 उच्चारण स्थान है। 2 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं इसके? इस अंग के 2 उच्चारण स्थान है। इसका एक तो कंठ है और दूसरा नासिका। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान होंगे साथियों। कितने कितने उच्चारण स्थान? 2-2। उसमें मुख्य क्या माना जाएगा? मुख्य नासिका माना जाएगा। तो हमने सूत्र क्या लिखा? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ए का अर्थ हम समझ चुके हैं साथियों। ए, आ, कु का मतलब कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। और है और विसर्जनीयानाम का मतलब है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान इनका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ के द्वारा। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए साथियों, आप लोग ये चीजें समझ सकते हो, आत्मसात कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? हमें आपको कोई वर्ण देके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे है इति वर्ण से, है इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। है इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। है इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, शिरः, तालु या ओष्ठ। तो आप हमारा जवाब क्या होगा? कंठ है। वर्ण देके आपको क्या पूछा जा सकता है? उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। किस किस को? ए,
इति वर्ण से आ या आ पलुत, इसका उच्चारण स्थान क्या है? या कवर का कोई वर्ण देखे पूछ लेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, या है को देखे पूछ लेंगे है का क्या है, या विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम बता देंगे इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। या हमें उच्चारण स्थान देके पूछ लिया जाता है किसका उच्चारण स्थान कंठ है और किसका नहीं है। अधोलिखित वर्णेषु कस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति। अधोलिखित वर्णों में किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो क ख ग या उपयुक्तम सर्वम, उपयुक्तम सर्वम। हमें प्रश्न क्या पूछा? अधोलिखित वर्णेषु कस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति। अधोलिखित वर्णों में किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो हमारा जवाब क्या होगा साथियों यहाँ पे? उपयुक्तम सर्वम, उपयुक्त सभी। या कस्य नास्ति, किसका नहीं है? अधोलिखित वर्णेषु कस्य उच्चारण स्थानम कंठः नास्ति, हमारा जवाब क्या होगा साथियों? च इत्यस्य उच्चारण स्थानम कंठः नास्ति, क्योंकि ये च इन वर्णों में नहीं है। बता देंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र क्या है? इचुयसानाम तालु। इचुयसानाम तालु का क्या मतलब? यहाँ ई का क्या अर्थ है साथियों? वही बात, ई ह्रस्व दीर्घ और पलुत। कितनी ई? तीनों। ई को ह्रस्व दीर्घ और पलुत, तीनों स्वर आएंगे। ई और इचू, चू का मतलब क्या है यहाँ पे साथियों? चवर्ग। और इचू ये का मतलब ये वर्ण, ये सानाम और कौन सा से? तालव्य से। ई चवर्ग ये और से, इनका उच्चारण स्थान, इसको तालव्य से क्यों कहा? क्योंकि इसका उच्चारण तालों से होता है, इसलिए इसको क्या कहा? तालव्य से। कितने वर्ण? तालों के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या क्या है? हमें पूछ लिया जाए तालु उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। तालु उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। तो एकम द्वे त्रीणि और तीन ये और दो 5 3 8 9 और 10। तालु इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? 7 8 9 10। तो हमारा जवाब क्या होगा? 10। बता देंगे साथियों। हमें कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, जब स्पष्टता होगी तो समस्या नहीं होगी। समस्या कब आती है? जब हमें स्पष्ट नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। आपको वर्ण दे के उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो बता देंगे श इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम तालु, या ये इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम चवर्ग से उच्चारण स्थानम की। चवर्ग का जो अंतिम वर्ण है चे छे जे जे ये के कितने उच्चारण स्थान है साथियों? एक तालु और दूसरा नासिका। और मुख्य कौन सा माना जाएगा? इसका नासिका मुख्य माना जाएगा। अब अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र हमारा, अगले सूत्र की हम बात करते हैं। अगला सूत्र ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ये क्या कहता है? री 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 टवर्ग र और स, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मूर्धा से। ऋटुर्षाणाम, यहाँ री का क्या अर्थ है? री री और री ह्रस्व दीर्घ और पलुत। और टू का मतलब क्या है? यहाँ पर टू का अर्थ है साथियों यहाँ टवर्ग, 5 वर्ण टवर्ग की। और ऋटुर रे और श ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इनका वर्ण उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से। मूर्धा से उच्चारित होने वाले 3 5 8 और 9 और 10 कितने वर्ण हैं? 10 वर्ण हैं। कौन कौन से? री 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 ट ठ ड ढ ण
और र और स, ये कहाँ से उच्चारित होंगे? ये मूर्धा से। मूर्धा कह दीजिए साथियों, या आप सिरह कह दीजिए। या टावर का जो अंतिम वर्ण है न, उसके कितनी जगह से उच्चारण होगा? एक मूर्धा और दूसरा नासिका। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान, और मुख्य कौन सा माना जाएगा? नासिका। यहाँ पे हमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपको कोई भी वर्ण देखे पूछ लिया जाएगा, र इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, र इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? र इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, र इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, र इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब चार विकल्प दे दिया। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है और तालु, मूर्धा। मूर्धा कह दीजिए साथियों, या सिरा कह दीजिए, बात क्या है? एक ही है। या ओष्ठव। बताइए इसमें से जवाब क्या होगा हमारा? र इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, र ये वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है साथियों? मूर्धा से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मूर्धा या सिरा है। एक वर्ण देख के क्या पूछ लिया गया आपको? उच्चारण स्थान। और दूसरी तरीके से इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? मूर्धा इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? तो हम बता देंगे 10 वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। साथियों यहाँ एक्चुअली में र इस मूर्धा से 11 वर्ण उच्चारित होते हैं। एक द्विस्पृष्ट वर्ण अरय भी इसी के द्वारा उच्चारित होता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो कुल कितने वर्ण उच्चारित होंगे मूर्धा के द्वारा? तो हम कह देंगे 11 वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। अब यहाँ पे हमें पूछ लिया जाए कि मूर्धा द्वारा उच्चारित वर्ण है अस्ति, मूर्धा द्वारा उच्चारित वर्ण है अस्ति अधोलिखित वर्णेषु, अधोलिखित वर्णेषु मूर्धा द्वारा उच्चारित वर्ण है अस्ति। तो हम बता देंगे साथियों कै, चे, टे और तय। बताइए साथियों क्या होगा? अधोलिखित वर्णेषु मूर्धा द्वारा उच्चारित वर्ण है अस्ति। तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ? तय। क्यों कि टवर्ग किसके द्वारा उच्चारित होता है? मूर्धा के द्वारा। टय हो, टह, ठह हो, डय हो, ढय और ण। अधोलिखित वर्णेषु मूर्धा द्वारा उच्चारित है वर्ण है नास्ति, उच्चारित है वर्ण अस्ति। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उच्चारित है वर्ण है नास्ति, उच्चारित है वर्ण नास्ति। ए, टे, रे, शे और शे। बताइए, जवाब दीजिए साथियों। अधोलिखित वर्णेषु मूर्धा द्वारा उच्चारित वर्ण है नास्ति। बताइए कौन सा वर्ण मूर्धा के द्वारा उच्चारित नहीं होगा? सही जवाब क्या होगा साथियों? बताइए इसका सही जवाब श है। ये श किसके द्वारा होता है? तालु, तालव्य श है। यह किसके द्वारा उच्चारित होगा? तालु के द्वारा। बाकी ट और रे और श किसके द्वारा उच्चारित होंगे? मूर्धा द्वारा। ये बता देंगे साथियों। इसी प्रकार से हमें अगले क्रम में हम अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र क्या है हमारा? लृतुल सानाम दंतः। लृतुल सानाम दंता। लृतुल सानाम दंता का क्या कहता है? यहाँ लृ का क्या अर्थ है साथियों? लृ रस्व और लृ पलुत। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है साथियों, लृ का दीर्घ नहीं होता। कस्य दीर्घ है न भवति?
लृ इत्यस्य दीर्घः न भवति। लृ का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। लृ का ह्रस्व होता है और लृ का प्लुत होता है। और यहाँ तु का मतलब क्या है? तवर्ग, तैथ है देने, और लृतुल और लय और स। ये स कौन सा? दंत्य सकार। दंत्य क्यों कहा? इसका उच्चारण कहाँ किसके द्वारा किया जाता है? इसका उच्चारण दांतों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा? दंते। अब आपको पूछ लिया जाए, दंतः इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? दंतः इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? तो हम बता देंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, अष्ट, नव, पंच, षट्, सप्त, 5 और 2 7, अष्ट और 9। कति वर्णाः? 9 वर्णाः उच्चारिता। मन तवर्ग के 5, तवर्ग के कितने? 5, लय कितने? 2, लय कितना? 1 और श कितना? 1। 5 2 7 7 2 9। कितने वर्ण उच्चारित होते हैं दंत के द्वारा? दंतः इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिता भवन्ति? 9, 10, 11 या 12। तो हमारा जवाब क्या होगा? 9। 9 वर्णा कस्मात् उच्चारण स्थानात् उच्चारिताः भवन्ति? तो हम कह देंगे दंताः। अब यहाँ पे आपको उच्चारण स्थान देके वर्ण पूछ लिया जाता है, वर्ण देके आपको उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। तथा दद न, इसके कितने उच्चारण स्थान हैं? 2 उच्चारण स्थान है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का, ये वर्ग का कौन सा वर्ण है? 5वां। इसका दंत भी है और इसका नासिका भी है। आपको पूछ लिया जाए, लय इति उच्चारण स्थान है, लय इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। 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 हमें पूछा जाए तो हम बता देंगे, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत है? कंठ है, तालु, कंठ है, तालु, मूर्धा और दंत है। बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? कंठ है, तालु, मूर्धा और दंत है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? दंत है। ये आपको वर्ण देके उच्चारण स्थान पूछा गया, और उच्चारण स्थान देके आपको वर्ण पूछा जा सकता है दंत द्वारा। दंत इति दंतः इति उच्चारण स्थानात्, दंतः इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? दंतः इति वर्णात् कति दंतः इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? दंत इस उच्चारण स्थान से कितने वर्ण उच्चारित होते हैं? 8, 9, 10, 11। कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति? बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हमने चर्चा की थी, कितने वर्ण उच्चारित होंगे? दंत इस उच्चारण स्थान से 9 है। या आपको यूं भी पूछ लिया जाता है, दंतः इति उच्चारण स्थानात् उच्चारित है वर्ण है अस्ति और उच्चारित है वर्ण है नास्ति। उच्चारण स्थानात् उच्चारित है वर्ण है अस्ति। दंत इति उच्चारण स्थानात् उच्चारित है वर्ण है अस्ति।
दंत इस उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण है क, ख, क, च, ट, ट। बताइए सही जवाब क्या होगा? दंत के द्वारा उच्चारित वर्ण कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तय। या दंतः इति उच्चारण स्थानात् उच्चारितः वर्ण है नास्ति। यहाँ पर उच्चारित वर्ण कौन कौन सा नहीं है? अस्ति की जगह हम क्या कर देंगे? नास्ति। तो हमारा जब प्रश्न क्या हो जाएगा? वर्ण है नास्ति। यहाँ हमारा क्या आएगा? विकल्प उपयुक्तम सर्वम, उपयुक्तम सर्वम। सही जवाब क्या है इसका? प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। दंतः इति उच्चारण स्थानात् उच्चारितः वर्ण है नास्ति। उच्चारितः वर्ण है नास्ति। कौन सा वर्ण उच्चारित नहीं है? ये कोई भी वर्ण दंत के द्वारा उच्चारित नहीं। क किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। च किसके द्वारा? तालु के द्वारा। ट किसके द्वारा? सिरह या मुर्दा के द्वारा। तो उपयुक्तम सर्वम, ये कोई भी इनमें से उच्चारित नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की। क्या चर्चा करने वाले हैं अगले सूत्र की साथियों? हम उपोपधमानीयानाम मोष्टौ। अगला सूत्र क्या है हमारा? उपधमानीयानाम मोष्टौ। यहाँ ओ का क्या अर्थ है साथियों? ओ रस्व, ओ रस्व और ओ दीर्घ और ओ पलुत। कितने ओ आएंगे? तीनों। रस्व भी आएगा, दीर्घ भी आएगा और पलुत भी आएगा। और उपधमानीय है, उपदमानीय, उपदमानीय। उपदमानीय का क्या अर्थ है साथियों? हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि अर्ध विसर्ग का चिन्ह प और फे के पहले आए तो प फे क्या कहलाते हैं? प फे क्या कहा जाता है? प फे को हम उपदमानीय कहते हैं। क्योंकि ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह दो ही जगह आता है साथियों, और ये वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। ये लौकिक संस्कृत में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। यद्यपि कि अर्ध विसर्ग का चिन्ह पैफे के पहले आए तो वो पैफे क्या कहलाएंगे? उपदमानी। और अर्ध विसर्ग का चिन्ह कैखे के पहले आए तो वो कैखे क्या कहलाएंगे? जीवामूल। तो हम किसकी बात करेंगे इस सूत्र में? उपदमानी। उ और पू का क्या अर्थ है इस सूत्र में साथियों? पू का मतलब है, पू का अर्थ है यहाँ पर पवर्ग। पवर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण। उ पू प धमानीयानाम ओष्टौ। ये कह रहे हैं किन किन का उच्चारण है? उ उ और प फ ब भ म, प फ भ भ म, ये दोनों होठों से बोला जाएगा। प फ ब भ म। ओष्टौ, ओष्ठः नहीं, ओष्टौ। इनमें किन्ना कि दोनों ओष्टौ क्यों आया? द्विवचन क्यों आया? क्योंकि दोनों का प्रयोग किया जाएगा। उपधमानीयानाम ओष्टौ। तो ऊ का क्या अर्थ है यहाँ पर? ऊ रस्व, दीर्घ और पलुत। और पू का मतलब पवर्ग। और उपधमानी कितने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? 5 3 8, 8 1 9। ये साथियों पैफ है उपधमानीय दोनों मिलकर सामूहिक रूप से एक माना जाता है। तो 3 और 5 8 और 8 1 9, ये उपधमानीय। उपधमानीय दोनों मिलके क्या माना जाता है साथियों? एक माना जाता है। तो कुल कितने वर्ण हुए? 9 वर्ण हुए। 9 वर्ण किसके द्वारा उच्चारित होंगे? ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होंगे। आपको पूछ लीजिए उपधमानीय इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम? ओष्टौ। या ओष्टौ कस्य केशम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ओष्टौ केशम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। तो हम कह देंगे उ ऊ प फ भ भ म और उपधमानीय का हम बता देंगे साथियों। यहाँ वर्ण देके चाहे हमें उच्चारण स्थान पूछें, चाहे उच्चारण स्थान देके हमें वर्ण पूछ लीजिए, तो हम दोनों ही परिस्थितियों में जवाब दे देंगे। आपको यूं पूछ लिया जाए, प फ इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम?
इत्यस्य उच्चारण स्थानम, इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, इसका उच्चारण स्थान क्या तो आप बता देंगे साथियों। इत्यस्य पफ है, इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु, सिर है या मूर्धा, मूर्धा या औष्ठव। हमारा जवाब क्या होगा साथियों? औष्ठव। ये उपध्मानीय है, इनका उच्चारण स्थान किसके द्वारा किया जाएगा? होठों के द्वारा। या पफ है इति किम अस्ति, तो हम कहेंगे उपध्मानीय, बता देंगे। और औष्ठव इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति, तो भी हम जवाब दे देंगे। या औष्ठव इति उच्चारण स्थानात् कः वर्णः उच्चारितः अस्ति और कः वर्णः उच्चारितः नास्ति, इनमें से आ जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा? अस्ति। और इनके अलावा आएगा तो नास्ति। आगे यम गणना नाम नासिका च, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, ये मैं गै ण न, इनका उच्चारण स्थान किसके द्वारा होगा? नासिका के द्वारा। इनके दो दो उच्चारण स्थान है, मुख्य कौन सा है? नासिका। ये का चे जे जे ये तालु भी है और नासिका भी है। मैं का ओष्ठ भी है और नासिका भी है, ओष्ठो भी है। इसका कंठ भी है, इसका सिर है या मुर्दा भी है, और इसका दंत भी है। और इनका सबका प्रत्येक वर्ग का पांचवें वर्ण के कितने कितने उच्चारण स्थान हैं? दो दो है। जैसे ये का कितने उच्चारण स्थान है? दो। कौन से? तालु और नासिका। मैं के कितने उच्चारण स्थान है? दो, औष्ठव और नासिका। मुख्य कौन सा है इनमें? नासिका। इसके कितने अंग के कितने हैं? दो, कंठ और नासिका। न के कितने हैं? मूर्धा और नासिका। न के कितने हैं? दंत और नासिका। कितने कितने उच्चारण स्थान है प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग का पांचवें वर्ण के? प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान हैं। अगली इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। ए दे तो कंठ तालु, क्या लिखा हमने? ए दे तो कंठ तालु। ए दई तो हो कंठ तालु, हमने क्या लिखा? ए दई तो कंठ तालु। यहां क्या है? ए और आई कितने वर्ण हैं? दो वर्ण हैं। इन दो वर्णों का उच्चारण कहां से होगा? कंठ और तालु। ए के कितने उच्चारण स्थान है? ए इत्ते से कति उच्चारण स्थान? हम एक कंठ भी है, तालु भी है। ए कैसे बना साथियों? ए बना कैसे बताइए? ए और ई, ए के बाद में ई आए तो ए। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। समझ में आया साथियों? ये ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ए के कितने उच्चारण स्थान है? दो। इसी प्रकार से साथियों ये बात होती है आई की। आई कैसे बना? ए और बड़ी ई। आई, तो यही बात यहां पे लागू होती है। इसलिए ए के भी ए और आई एतयो द्वयोः वर्णयो कति उच्चारण स्थानम, तो हम कह देंगे इन दोनों वर्णों का दो उच्चारण स्थान है। दो उच्चारण स्थान कौन से? कंठ भी है और तालु भी है। या कंठ तालु द्वारा उच्चारित वर्ण है। कंठ तालु, कंठ तालु इति उच्चारण स्थानात्, इति उच्चारण स्थानात् कह
केषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति। कति वर्णः कंठतालु इति उच्चारणस्थानात् कति वर्णः उच्चारिताः भवन्ति। कंठतालुः इति उच्चारणस्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। तो बताइए साथियों, एक है या द्वौ या त्रिय है या चत्वार है। कंठतालु इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। कंठतालु इस उच्चारण स्थान के द्वारा कितने वर्णों का उच्चारण होता है बताइए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब द्वौ। दो कऊ, दो कौन कौन से? ए और आई, ए और आई। या इस प्रश्न को हमें ऐसे पूछा जा सकता है, ए और आई, ए आई एतयोः वर्णयोः उच्चारण स्थानम किम। एतयोः वर्णयोः उच्चारण स्थानम किम। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालु, दंतोष्टे, दंतोष्टम, कंठोष्टम या न एतेषु कोऽपि, न एतेषु कोऽपि। हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? ए आई एतियो मनी इन दोनों, वर्णियो मनी वर्णों का उच्चारण स्थानम किम। इन ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न है हमारा। कंठतालु है या दंतोष्टम है या कंठोष्टम है या न एतेषु कोऽपि, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कंठतालु। कंठतालु द्वारा उच्चारित वर्ण बता देंगे ना, ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम कह देंगे कंठतालु। या इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, कंठतालु द्वारा उच्चारित वर्ण है, तो हम कह देंगे ए और आई। आगे हम बात करते हैं, ए दयितो कंठोष्टम, औ दौतो कंठोष्टम, औ ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्टम। हम ओ दौतो कंठोष्टम। क्या अर्थ है इसका? ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। साथियों वही चर्चा यहाँ है। अभी हमने बात की औ कैसे बना, ए और उ। ए के बाद में उ हो तो दोनों का मिलके ओ हो जाता है ना। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ओष्ठौ। तो इन दोनों का मिलके कंठोष्टम बन गया। कंठ और ओष्ठम दोनों मिल गए ना, ए का भी और ओ का भी, तो कंठोष्टम। यही बात औ में है। तो हमें पूछ लिया जाए कि कंठोष्टम इति उच्चारण स्थानात् कति वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। एक है, द्वौ, त्रिय है, चत्वार। तो हमारा जवाब क्या आएगा? दो। ओ औ इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम? कंठोष्टम। या कंठोष्टम
इति उच्चारण स्थानात् उच्चारितः वर्ण है, उच्चारितः वर्णो कौ इति कंठोष्टम इति उच्चारण स्थानात् उच्चारितः वर्णो कौ, तो हम कह देंगे और औ। क्या बता देंगे? और औ बता देंगे साथियों। आगे हम बात करते हैं, आगे हम क्या चर्चा करेंगे? वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। दंतोष्ट कितने वर्णों का है? केवल एक वर्ण। कौन से एक वर्ण का? वका, वकारस्य दंतोष्टम। आपको पूछ लिया जाए दंतोष्ट कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति? एक है, द्वौ, त्रिय, चत्वारि, तो हमारा एक है। वै इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? दंतोष्टम। या दंतोष्ट इति उच्चारण स्थानात् कः वर्ण उच्चारितः भवति? वै, बता देंगे। आगे हम चर्चा करेंगे, चर्चा के क्रम में जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। अभी हमने चर्चा की जिह्वामूल किसको कहते हैं साथियों? अभी हमने चर्चा की थी कि ये जो अर्ध विसर्ग क ख के पहले होगा वो क ख क्या कहलाएगा? जिह्वामूल। और ये दोनों मिलके कंबाइंड रूप से दोनों एक हैं। अकेला क का कोई वजूद नहीं है या अकेला ख का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इसी क्रम में इसी रूप में आएंगे तो दोनों मिलके एक होंगे और इनको दोनों को क्या कहा जाएगा? जिह्वामूल कहा जाएगा। इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। जिह्वामूलस्य उच्चारण स्थानम किम? जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। या जिह्वामूल कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम, कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम? एक है, द्वौ, त्रिय, चत्वारि, तो एक है। या ये दे देंगे एतस्य उच्चारण स्थानम किम? जिह्वामूल, बता देंगे साथियों। अब आगे हम नासिका अनुस्वार से, जो नासिका है वो किसका उच्चारण स्थान है? अनुस्वार से। जैसे ए के ऊपर अनुस्वार लगे, अम क्या है? नासिका। अनुस्वार कहते हैं ना, अनुस्वार कहते हैं। ए के ऊपर जो टिमकी लगी हुई है जिसको आप टिमकी बिंदी कह देते हैं वो क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार बिना किसी वर्ण के आश्रय से वो उच्चारित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने ए का यहाँ आश्रय ले लिया। किसी भी वर्ण का आश्रय ले सकते हैं। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो किसके द्वारा होगा? नासिका के द्वारा। तो नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ 6 हो गई ना। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण और एक अनुस्वार है। तो नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का जो ए के ऊपर जो बिंदी लग रही है इसका उच्चारण स्थान किसके द्वारा होगा? नासिका। यमानाम नासिका, हमने पाणिनीय शिक्षा पढ़ी थी, उसमें हमने बात की कुम, खुम, गुम, घुम, कितने यम? 4 यम। इन चारों यमों का जो उच्चारण स्थान होता है, यम वर्ण कितने पढ़े थे वहाँ हमने? कुम और खुम और घुम और घुम, कितने यम? 4 वर्ण। उन चारों का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? 4 यम वर्णों का? नासिका के द्वारा। अब बताइए, नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या आपको पूछ ली जाए तो 4 तो यम और 1 अनुस्वार। 4, 1, 5 और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, तो कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? नासिका के द्वारा उच्चारित होने वालों की वर्णों की संख्या कुल कितनी होगी बताइए? नासिका द्वारा उच्चारित वर्णाः कति सन्ति? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 और 10 है। 10 वर्ण ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नासिका द्वारा उच्चारित कति वर्णाः भवन्ति? 10 वर्णाः। नासिका कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति? 10 वर्णानाम। बता देंगे साथियों। लकारस्य मूर्धा, द्विस्पृष्ट वर्ण जो है अड़य, जो अड़य जो वर्ण है ये कैसा वर्ण है? द्विस्पृष्ट है।
इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। जैसे हम लोग काड़ा, ईड़े, अग्नि स्तुति में बोलते हैं अग्निम ईड़े, ईड़े जो कैसा वर्ण है, द्विस्पृष्ट वर्ण है, इसका भी वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। हमने मूर्धा के उच्चारण स्थानों की गिनती करते समय हमने कितने वर्ण गिने थे, 11 वर्णों की गिनती की थी ना। मूर्धा के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी, 11 क्यों गिने थे साथियों, हमने इसको यहाँ 1 2 3 और 3 और 5 8 9 और 10 और एक इसको हमने यहाँ एक किसको और काउंट किया था, यहाँ अड़ा को भी काउंट किया था। इसलिए कितने वर्ण हैं मूर्धा के द्वारा, कुल 11 वर्ण मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। अब हमारी जो ये चर्चा है, इस चर्चा में 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, 2 उच्चारण स्थानों से। ये कंठ के द्वारा भी होगा और नासिका के द्वारा। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके हैं, अंग के कंठ और नासिका, अण के मूर्धा और नासिका, मै के ओष्ठ और नासिका, ओ और औ के कंठ और ओष्ठ, तालु और नासिका, न के दंत और नासिका, ए ऐ के कंठ और तालु और वै के दंत और ओष्ठ। माने द्वाभ्याम उच्चारण स्थानाभ्याम उच्चारित है वर्णा कति संति। 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या क्या है, तो एक तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 5 तो वो हो गए। उन 5 के अलावा ए ऐ और ओ औ और वै, ये कितने हुए, 5। कुल कितने वर्ण हो गए, 10 वर्ण हो गए। 10 वर्णों का उच्चारण स्थान कितने कितने हैं, 2 हैं। नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले कुल वर्ण कितने हैं, हमने बात कर ली इसकी, कुल कितने वर्ण हैं ये, 10। प्रत्येक वर्ग का 5वां कुम खुम गुम घुम और अनुस्वार। 10 वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं और 10 वर्ण किसके द्वारा उच्चारित होते हैं, नासिका के द्वारा। साथियों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको आत्मसात किए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हमने जो पढ़ा उसके बाहर आपका उच्चारण स्थानों में से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इस प्रकार से कंटिन्यू बने रहिएगा और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइबर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ज्ञान को प्राप्त पहुंचा सकें और हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। शुभ रात्रि।